हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज मोशन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं। उसके अलावा चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम बिल्कुल आज ही के सेशन में कवर करेंगे और यही है हमारे इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, और इसका जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम बिल्कुल आज ही के सेशन में बेटा कवर करेंगे। ठीक है, चलो फिर कहानी शुरू करते हैं मोशन चैप्टर की। अच्छा हाँ, इससे पहले कि कहानी हमारी शुरू हो, एक गुड न्यूज़ मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है बेटा कि ये जो अपना चैप्टर है ना मोशन, ये एक बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। छोटू होने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स कम मिलेंगे। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, थोड़े ही हैं, और जो है भी पढ़ने के लिए वो भी बहुत ही ईजी हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपने मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएंगे। तो चैप्टर छोटा भी है और प्यारा भी है। छोटा क्यों बोला? क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है। प्यारा क्यों बोला? क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ही ईजी पीजी हैं। लेकिन हाँ, एक ट्विस्ट है। क्या? कि इस चैप्टर में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ही बच्चे सुनते हैं न्यूमेरिकल्स, वो बोलते हैं ओ माय गॉड न्यूमेरिकल्स, भागो। नहीं, भागना नहीं है न्यूमेरिकल्स से, क्योंकि अगर 9th में तुम न्यूमेरिकल्स से दूर भागे तो बेटा आगे जा कर के तुम्हें और दिक्कतें होंगी न्यूमेरिकल्स के पीछे। तो ये जो डर है ना, जो भूत है तुम्हारे दिमाग में न्यूमेरिकल्स का, इसको अभी क्लास 9th से ही क्या करो, हटा दो। और हटाने का केवल एक ही उपाय है, सल्यूशन है। क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर डालो न्यूमेरिकल्स की। जितनी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब चाहे जो भी न्यूमेरिकल आ जाए, जिस भी टाइप का आ जाए, हम सब कर ले जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स की ढेर सारी प्रैक्टिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेती हूँ। मैं तुम्हें इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी कि फिर तुम ऐसे हो जाओगे कि मैम अब कोई भी न्यूमेरिकल दे दो, हम सब कर ले जाएंगे, अब हमें न्यूमेरिकल्स से डर नहीं लगता। ये सेंटेंस मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। तो टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को पहले देना चाहती थी कि हाँ, चैप्टर अच्छा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो उस तैयारी से इस चैप्टर को पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने होंगे। और देखो, बातों ही बातों में क्या हुआ है ना, चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो तो तुमको मैंने बता ही दिया है। क्या? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आज हमें पढ़ना है। अब से कुछ देर बाद हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही चर्चा कर रहे होंगे। अब देखो, ऐसा है कि जो वर्ड है ना डिस्टेंस, ये तुम लोगों ने पहले भी कभी ना कभी सुना होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। लेकिन ये जो दूसरा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है कि तुम इसके बारे में कुछ ना जानते हो। बल्कि वो बच्चे जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, या वो बच्चे जो पहली बार इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तो यही मान के चलती हूँ कि उनको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो अब से कुछ देर के बाद मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही समझा दूंगी, दोनों की कहानी बता दूंगी। ठीक है,
अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करें, बेटा ये जो चैप्टर का नाम है ना मोशन, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर के नाम का मतलब ही समझते हैं, फिर आगे टॉपिक्स भी समझ ही लेंगे, क्या बड़ी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मोशन का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि मैम मोशन मतलब मूवमेंट। हाँ सही है, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। एक्चुअली मोशन या मूवमेंट एक वाइटल साइन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। मतलब मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं, या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कोई ना कोई मोशन परफॉर्म कर रही है, कोई ना कोई मोशन वो एग्जिबिट कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये एक लिविंग स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो आप मुझे ही देख रहे हो, है ना, मैं भी कौन हूँ बेटा, मैं भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही हूँ ना। अब देखो ये हाथ जो है मेरा, ये मेरे बॉडी का ही एक हिस्सा है ना, ये मेरा बॉडी पार्ट है। अब देखो मैं अपने हाथ को पहले नीचे रखती हूँ, फिर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है, ये मेरा बॉडी पार्ट है, और मैं अपने इस बॉडी पार्ट को कभी नीचे लेके आती हूँ, कभी ऊपर लेके जाती हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर। तो तुम्हें मेरे हाथ में मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं हो दिख रहा है? देखो मेरे हाथ का तुमको ये मूवमेंट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो तुम क्या बोलोगे कि मैम आपका जो बॉडी पार्ट है ना, ये हाथ, इसमें हमें मूवमेंट दिख रहा है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैम कि आप तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप तो लिविंग स्टेट में हो। एग्जैक्टली देखो अभी भी क्या हो रहा है, मेरा हाथ मूव कर ही रहा है, मेरे हाथ में आपको मूवमेंट दिख ही रहा है, मेरे लिप्स भी देखो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मूवमेंट या मोशन एक वाइटल साइन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अभी तो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, अब एक और एग्जाम्पल देख लो। ये पेन दिख रहा है, पेन। अब मेरे पास अभी तुम्हें दिखाने के लिए टेबल नहीं है ठीक है, मान लो कि इस पेन को मैंने अपनी टेबल पे रख दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो पेन है ये टेबल पर कब तक रहेगा? जैसे अभी बज रहे हैं कितने, दिन के 2 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के 2 बजे मैंने इस पेन को ले जा करके अपनी स्टडी टेबल पे रख दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है ये पेन कब तक वहाँ पड़ा रहेगा? 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक? 6 बजे तो ये पेन बोलेगा ओफो कितनी देर से मुझे टेबल पे रखा हुआ है यार, मैं तो बोर हो गया हूँ एक जगह पे रहते रहते, मैं तो जा रहा हूँ उठ करके। कहाँ? सामने रखा है पेन स्टैंड, वहाँ पर और भी कई सारे पेन रखे हुए हैं, तो मैं उनको जा करके ज्वाइन कर लेता हूँ। या अलमीरा है, मैं तो वहाँ चला जाता हूँ, उसके अंदर घुस जाता हूँ। ऐसा होगा क्या कि पेन को आपने टेबल पे रखा था दिन के 2 बजे, 6 बजे वो खुद ही उठ करके चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कि आप पेन को उठा करके उसकी पोजीशन चेंज ना करो, तब तक पेन वहीं का वहीं रहेगा। इसमें आपको कोई मूवमेंट, आपको कोई मोशन नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप ना जो है ना इसके कांटेक्ट में आओ। यानी कि आप जब तक ना इसके ऊपर फोर्स लगाओ तब तक कि इसमें आपको कोई मोशन, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला? मोशन या मूवमेंट एक वाइटल साइन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि यदि आपको किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई मूवमेंट नज़र आ रही हो, या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कोई मोशन परफॉर्म कर रही हो, कैसा भी हो, तो आप बोलोगे कि हाँ भैया ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तो जिंदा है, लिविंग स्टेट में है। और ये देखो ना, ये तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ ना, इसको मैं टेबल पे रख दूं तो सालों साल बेटा ये जो पेन है ना ये टेबल पे वहीं का वहीं रखा रहेगा, ये अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी खसकेगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, जब तक कि आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे। बेटा ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। मतलब ये क्या है? ये है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इतना पल्ले पड़ा कि मोशन का मतलब क्या है। अभी तो बेटा ये शुरुआत है, अभी तो मैं तुमको और भी
बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगी, है ना। इससे पहले कि हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ें, मैं आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में भी समझाऊंगी। अब आप बोलोगे कि मैम रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? बेटा फिजिक्स में ना ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है रेस्ट और एक मोशन। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में या तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या फिर वो मोशन में रहेगा, मोशन में रहेगा या फिर वो रेस्ट पे रहेगा। इनके बीच का कुछ नहीं होता कि आप बोलो कि नहीं नहीं मैम मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पर भी नहीं है, वो तो मोशन में भी नहीं है, वो तो कुछ और ही है। अरे क्या है और? फिजिक्स में एक ऑब्जेक्ट की बेटा यही दोनों पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है या फिर वो मोशन में रहता है, या तो वो मूव कर रहा होता है या फिर वो मूव नहीं कर रहा होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने के पहले बेटा हमें बात करनी होगी, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम बात करें इन दोनों स्टेट्स की, रेस्ट की एंड मोशन की। मतलब कि ये कई बार आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में भी सवाल देखने को मिल जाएगा कि आप कब एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर बोलोगे या आप कब एक ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलोगे। चलो हमने ये मान लिया कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती है, एक रेस्ट और एक मोशन, लेकिन आप कब बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या आप कब बोलोगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है? ये डिफाइन करने के लिए आता है बेटा, ये सवाल एज इट इज आता है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। कब मिलेगा? अभी मिलेगा, आज ही मिलेगा, ठीक है। तो इन मतलब ये जो रेस्ट और जो मोशन है इसके ऊपर सबसे पहले अपन बात करेंगे और फिर बात करने के बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। और फिर जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हों तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने घर से मेरे घर आई है, ठीक है, मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि भाई तुम अपने घर से मेरे घर आई हो, है ना, मतलब तुम्हारी पोजीशन चेंज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब तुम्हारी बॉडी ने, तुमने क्या करा, एक मोशन परफॉर्म किया है। तो ज़रा मुझे अपने मोशन के बारे में बताओ कि तुम्हारा मोशन किस तरह का था। यानी कि अगर तुम्हें, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार अगर तुझे अपने घर से मेरे घर आने में 1 घंटा लगा है तो उस 1 घंटे की जर्नी में तुम्हारा मोशन कैसा था। तो वो बोले कि यार अगर मैं 10 मिनट्स का यदि मैं टाइम इंटरवल लूँ तो हर 10 मिनट में मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मेरी फ्रेंड अपने घर से, ठीक है, ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये मेरा घर है, आने में उसको लग गया कितना, पूरा 1 घंटा, 1 आवर। 1 आवर में मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मैंने इस 1 घंटे में या इस 1 घंटे के हर 10 मिनट में, है ना, हर 10 मिनट में, इन एवरी 10 मिनट्स मैंने क्या करा है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। जर्नी 1 घंटे की थी और उस 1 घंटे के हर 10 मिनट में मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब क्या कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में बेटा इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हैं। हर 10 मिनट में 3 किलोमीटर, हर 10 मिनट में 3 किलोमीटर, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हैं और इसी को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जनरली जब अपन हाईवे वगैरह पर गाड़ी चलाते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है। क्यों? हाईवे रोड खाली रहती है ना, तो एक अपन बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हम ट्रैवल कर पाते हैं कि फिक्स्ड या रेगुलर टाइम इंटरवल्स में अपन आप बोल सकते हो कि इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर पाते हैं। बट अगर आप एक ट्रैफिक वाली रोड में ट्रैवल करो तो क्या होगा,
शुरुआत के 5 मिनट में हो सकता है कि आप केवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाओ। नेक्स्ट 5 मिनट में हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो आप केवल आधा किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाओ। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हो, गाड़ियाँ दूर दूर हो गई हों, ट्रैफिक कम हो गया हो, तो हो सकता है कि आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लो, है ना। तो उसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हों, कि पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरे 5 मिनट में, है ना, ये मिनट है बेटा, ये टाइम है, 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस, अगले 5 मिनट में ट्रैफिक कम था तो 2 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, अगले 5 मिनट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो केवल 0.2 किलोमीटर हमने क्या करा है, डिस्टेंस कवर किया है, ट्रैवल किया है। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो फिर हम बात करेंगे बेटा किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। अब देखो स्पीड भी ऐसी चीज़ है, मतलब स्पीड एक ऐसा वर्ड है जो आपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर से पढ़ा होगा, और मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी पता होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि मेरी फ्रेंड अपने घर से मेरे घर आई है, उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 1 घंटा, है ना। और मैंने पूछा कि यार तुम अपने घर से मेरे घर आई हो तो तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आई हो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मैं ना 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके आई हूँ, मतलब कि मेरी फ्रेंड और मेरे घर, मेरी फ्रेंड का घर, है ना, मेरी फ्रेंड का घर और मेरे घर के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 50 किलोमीटर। और ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके मेरी फ्रेंड मेरे घर आई है, कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो मैं अपनी फ्रेंड की स्पीड निकाल सकती हूँ, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, 50 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा उसको, 1 घंटा, है ना, 1 घंटा। तो स्पीड यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। मेरी जो फ्रेंड है बेटा वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करके मेरे घर तक आई, है ना। तो मुझे लगता है कि स्पीड तुम लोगों को मतलब थोड़ा बहुत तो पता होगा स्पीड के बारे में, और अगर नहीं भी पता तो चिंता मत करो बेटा, 9th में आकर के मुझसे पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्पीड को निकालने का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना भी डिस्टेंस कवर किया गया हो उसको डिवाइड कर दो टाइम के साथ। जैसे कि यहाँ पर 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ था 1 घंटे में, रख दिया फॉर्मूले में, क्या आ गई, स्पीड आ गई कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हो सकता है कि पहली बार, हो सकता है क्या बेटा, डेफिनेटली तुमने 9th में आकर के पहली बार ही वेलोसिटी टर्म सुना होगा। क्या ये रिलेटेड है स्पीड के साथ या इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो वेलोसिटी ना एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलार क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्केलार और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो सुनो, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिनमें कि हमें सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड देखना होता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। वहीं कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें कि मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिखता है उसे अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि टाइम है, तुमसे मैंने पूछा कि बताओ बेटा कितना टाइम हो रहा है, तो तुमने कहा कि मैम 2:14 हो रहे हैं टूवर्ड्स ईस्ट। कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुमने किसी को टाइम बताया हो और टाइम बताते बताते तुमने डायरेक्शन भी बता दिया हो? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम एक स्केलार क्वांटिटी है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए है, डायरेक्शन का कोई मतलब होता ही नहीं है। वहीं जब हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ना सिर्फ वेलोसिटी बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का बता रहे होते हो तो ना सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड बताना होता है, एट द सेम टाइम आपको डायरेक्शन भी बताना होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता रहे होते हो तो ना सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना होता है बल्कि आपको डायरेक्शन भी वहाँ पर मेंशन करना होता है। कि मैं बोल रही हूँ कि देखो जो मेरी गाड़ी है उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड,
तो ये सिर्फ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन तो मैंने बताया ही नहीं। फिर मैं बोलूँगी कि टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब सपोज ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी जा रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या बोलूँगी वेलोसिटी के बारे में, 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है मेरी गाड़ी की टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब डायरेक्शन वहाँ पर स्पेसिफाई करना, मेंशन करना ज़रूरी होता है, उन्हें अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्पीड में ऐसा कभी नहीं हुआ, जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि बहन तो आई है मेरे घर कितनी स्पीड के साथ, तो उसने बोला क्या 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसा होता है क्या कि स्पीड बताने के लिए अपन डायरेक्शन बताते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ जिनमें कि हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटीज़, जैसे कि टाइम हो गया, मास हो गया ऑब्जेक्ट का, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गई। आई बात समझ में? और वहीं कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, तो उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे कि ये वॉल्यूम हो गई, सॉरी वॉल्यूम बोल रही हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, वो एक्सेलरेशन भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, और फोर्स, ये सब क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन पता है कब पैदा होता है? जब वेलोसिटी बदले। जब वेलोसिटी बदलेगी पट से क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब देखो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर कोई एक चीज़ भी चेंज हुई तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी बदल गई। बात आई समझ में? मैंने क्या बोला, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है, और दोनों में से अगर कोई भी चीज़ चेंज हो गई तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हो गई है। या तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया हो, कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी या बॉडी की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, अब कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड, तो जहाँ वेलोसिटी बदली एक्सेलरेशन आ जाएगा एग्जिस्टेंस में। या फिर हम बोलेंगे कि देखो ऑब्जेक्ट जो है या जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मतलब पहले भी जो बॉडी है वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन अब उसका डायरेक्शन बदल गया, कि पहले जो बॉडी है वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रही थी टुवर्ड्स ईस्ट, अब उतनी ही वेलोसिटी मतलब सेम मैग्नीट्यूड के साथ कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वो पहले जा रही थी ईस्ट में, अब जा रही है नॉर्थ में। तो वेलोसिटी का यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, लेकिन क्या हुआ है, डायरेक्शन बदल गया, कि पहले बॉडी जा रही थी ईस्ट, अब जा रही है नॉर्थ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है बेटा कि अभी भी इस केस में भी वेलोसिटी बदलेगी, माना कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, पहले भी 40 मीटर पर सेकेंड था, अभी भी 40 मीटर पर सेकेंड है, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो तो बदल गई ना। तो अगर डायरेक्शन भी बदलेगा बेटा तो भी होगा, वेलोसिटी बदलेगी, और जहां वेलोसिटी बदली कौन पैदा होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको बेटा कुछ ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ना आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि हमें ना कुछ ग्राफ्स दिए जाते हैं और उन ग्राफ्स की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन का पता लगा सकते हैं। देयर आर सर्टेन ग्राफ्स जिनको देख करके हम ये बता सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने टाइम में, या जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो मोशन के दौरान उसकी स्पीड कितनी थी, ये भी आपको पता चल जाता है ग्राफ को देख करके। मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये भी आपको ग्राफ को देख करके पता चल जाता है। एक्सेलरेशन हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, सब कुछ आपको बेटा ग्राफ को देख करके पता चल जाता है। तो बहुत बेहतरीन से आपको ग्राफ्स पढ़ने को यहाँ पर मिलते हैं, जिनको देख करके आपको ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, मोशन यूनिफॉर्म था या फिर नॉन यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली, एक्सेलरेशन आया कि, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाती है।
तो यहाँ पर आपको दो तरह के ग्राफ पढ़ने होंगे, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इन दोनों ही तरह के ग्राफ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है अबाउट ऑब्जेक्ट का मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की, और इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। 3 इक्वेशंस होती हैं, एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है आपके स्कूल एग्जाम में, तो मैं आपको डिराइव करना भी बता दूंगी कि उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप कैसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो तो अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं और इनका डेरिवेशन देखना है। सबसे पहले अपन डिराइव करना सीखेंगे, डेरिवेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे और उसके बाद में सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आया, जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए गए हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। बट ये सर्कुलर का मतलब क्या है, मोशन के दौरान यदि पाथ जो है, भाई पाथ मतलब क्या, वो रास्ता जो कि ऑब्जेक्ट ने फॉलो करा है या ट्रैवल किया है मोशन के दौरान। बेटा अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ कोई बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मोशन में है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली बॉडी ने कोई ना कोई पाथ तो फॉलो किया होगा ना, कोई रास्ता तो फॉलो किया होगा। तो यदि वो पाथ जो ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया है, जिस पे वो चला है ऑब्जेक्ट, यदि वो सर्कुलर हो तो वो क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में? डिटेल में आपको तभी पढ़ाऊंगी जब अपन इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही छोटू सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, आपको थोड़े बहुत ही टॉपिक्स हैं वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, और सारे बेटा टॉपिक्स ना इजी हैं, ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना कि मैम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसका मतलब ये चैप्टर मुश्किल है। नहीं है मुश्किल, ट्रस्ट मी, फर्स्ट चैप्टर है बेटा। देखो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तीनों ही सेक्शंस के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स होते हैं ना वो ईजी रखे जाते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो सब्जेक्ट में। अगर पहले ही चैप्टर्स डिफ़िकल्ट रख देंगे तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा कि अरे हमें 10वीं क्या, हमें तो 9वीं पास भी नहीं करना है ना। तो ईजी है, मान के चलो। और अब एक काम करते हैं, अपन अपने आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर आ जाते हैं, है ना। और अपन देखो, जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो अपन देख चुके हैं। अब फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और फटाफट से फर्स्ट टॉपिक को पढ़ करके अपने सेशन को हम फिनिश करते हैं। ओके, अब इससे पहले कि हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आ जाओ हम ये देख लेते हैं कि कब एक ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है, या हम कब बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। आओ देखते हैं। मेरे पास एक कार है बेटा, और ये कार अभी है पॉइंट ए पे। टाइम हो रहा है मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं। मान लो, मानने में क्या जाता है कि सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ये कार कहाँ है, पॉइंट ए पर है। 10 मिनट बाद मतलब कि 8:10 पर मैंने आकर के देखा तो अब ये कार कहाँ आ गई है, अब ये कार आ गई है पॉइंट बी पर। पहले थी ए पर, अब कहाँ आ गई, बी पर आ गई। हुआ क्या, हुआ ये बेटा कि समय तो आगे बढ़ गया। भाई समय तो आगे बढ़ते ही जाता है ना, वो रुकता तो नहीं है किसी के लिए। तो समय तो आगे बढ़ गया। कार को जब मैंने सबसे पहले देखा था तो बज रहे थे सुबह के 8, फिर टाइम कितना हो गया, 8:10। तो समय तो आगे बढ़ा, इसमें कोई नई बात तो नहीं हुई। नई बात ये थी बेटा कि जब समय आगे बढ़ा तो समय के साथ साथ या समय के आगे बढ़ने के साथ जो ये कार है ना, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले कार कहाँ थी, पॉइंट ए पर, 10 मिनट बाद कहाँ आ गई, पॉइंट बी पर। मतलब कि कार की पोजीशन चेंज हुई। कब हुई, कैसे हुई, तो समय आगे बढ़ा और समय के साथ साथ कार की पोजीशन चेंज हो गई। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे कार की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ साथ या समय के आगे बढ़ने के साथ साथ कार की पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब क्या, अरे कार मोशन में है ना बेटा, कि समय आगे बढ़ रहा है
और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कार की पोजीशन भी चेंज हो रही है। हो सकता है कि 10 मिनट बाद, मतलब कि 8:20 पर कार एक नई पोजीशन पे आ जाए, सी पॉइंट पर आ जाए। तो यहां पर भी क्या हुआ बेटा, यहां पर भी तो समय आगे बढ़ा ना, और समय के साथ साथ क्या हुआ, पोजीशन बदल गई कार की। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदले समय के साथ साथ, तो बोल देना कि वो क्या है, मोशन में है। अब एक और एग्जांपल सुन लो। ये पेन है, इसको मैं टेबल पर रख देती हूँ सुबह के 8 बजे। 1 घंटे बाद आकर के देखना, ये पेन तुमको टेबल पर एग्जैक्ट वही पोजीशन पे मिलेगा जहां पर मैं रख के गई थी, या जहां पर तुमने रखा था। तुम भी तो रख सकते हो ना, हर काम मैं क्यों करूं। 9 बजे जब तुम आकर के देखोगे तो इसकी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। एक काम करना, 10 बजे आकर के देखना। 10 बजे आकर के जब तुम इस पेन को देखोगे बेटा, तो भी इसकी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। जहां तुम इसको टेबल पर रख करके गए थे, एग्जैक्टली तुमको ये वहीं पर पड़ा हुआ मिलेगा। फिर एक काम करना, 11 बजे आना, 12 बजे आना, दिन के 1 बजे आना। मैं तो कहती हूँ तुम सीधे अगले दिन सुबह 8 बजे आकर के चेक करना। 24 घंटों बाद आकर के चेक करना कि क्या तुम्हारे इस पेन की पोजीशन टेबल पर चेंज हुई है कि नहीं हुई है। यार देखो, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि जो तुमने टेबल पर पेन रखा हुआ है वो पेन टेबल से उतर करके कहीं और भाग जाए, लेकिन तुम पूरे 24 घंटों का समय दे रहे हो इस पेन को। तो 24 घंटे के टाइम में, इतने लंबे टाइम पीरियड में, ये पेन टेबल पर ही रह करके अपनी पोजीशन चेंज कर सकता था ना। अरे टेबल के एक कोने से दूसरे कोने तक तो पहुंच सकता था ना 24 घंटों के टाइम में, पर ये नहीं पहुंचा। ये जहां तुमने इसको रखा था ये वहीं का वहीं रह गया। एक दिन क्या, तुम 1 हफ्ते बाद आकर के देखोगे ना बेटा, तब भी ये वहीं का वहीं रह जाएगा। 1 महीने बाद आकर के देखोगे तो भी वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। 1 साल बाद आकर के देखोगे, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद भी आकर के देखोगे ना, तो ये पेन एग्जैक्टली तुम्हें टेबल पर उसी पोजीशन पे मिलेगा जहां पर तुम इसको छोड़ के गए थे, रख करके गए थे। ये मत बोलना कि मैं मम्मी रख देंगी। अरे मम्मी की बात नहीं हो रही है बेटा, मम्मी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मैं किसी एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ खुद से होने वाले मोशन की या मूवमेंट की या पोजीशन चेंज की। क्या ये पेन इतना सक्षम है कि खुद अपनी पोजीशन चेंज कर पाए? नहीं। इसका मतलब क्या, नॉन लिविंग तो ये है ही, बट बात ये है कि अगर इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये रेस्ट पर है ना। तुमको मैंने क्या समझाया कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की 2 ही स्टेट्स हो सकती है, या तो वो रेस्ट पर रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा। अगर तो पोजीशन चेंज हो समय के साथ, अगर तो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो समय के साथ तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में। और अगर पोजीशन चेंज ना हो समय के साथ, ऑब्जेक्ट जहां है वो वहीं का वहीं पड़ा रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। ठीक है। अब ये जो तुमको मैंने बताया है रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट है। इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। बात यह है बेटा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हो ना, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हो। जैसे हमने बोला ना कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है समय के साथ तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो ये जो बेटा अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में ही हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। नया समझ में? रुको मैं बताती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन। रुको, मान लो कि मेरी एक दोस्त है जो मुझसे मिलने आ रही है। ठीक है, मेरी फ्रेंड अपने घर से निकल करके मेरे घर में आती है मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरी फ्रेंड का घर है और ये मेरा घर है, माय होम।
ये मेरा घर और ये मेरी फ्रेंड का घर, ठीक है। मेरी फ्रेंड यहाँ से चलेगी और मेरे घर तक पहुँचेगी मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। अब 8 बजे, सुबह 8 बजे मेरी फ्रेंड निकली है अपने घर से मुझसे मिलने के लिए। 1 घंटे बाद उसको मैंने फ़ोन किया कि बहन कहाँ तक पहुँची, मतलब 9 बज रहे अब, है ना। 8 बजे वो अपने घर से निकली थी। 9 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया कि बहन कहाँ है, तो उसने बोला यार मैं रास्ते में ही हूँ। मैंने कहा पक्का ना, रास्ते में ही है ना। मैंने कहा हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं तेरे घर के तरफ ही आ रही हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रही हूँ, ठीक है। मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रही हूँ, मैं तेरे घर के तरफ ही आ रही हूँ, तू चिंता मत कर। मैंने कहा ओके। अब 1 घंटा और गुजर गया, बजे 10 बजे मैंने उसको फिर से कॉल किया। मैंने कहा अरे कहाँ है, कहाँ पहुँची। तो उसने बोला कि अरे बहन तू चिंता क्यों कर रही है, मैं रास्ते में ही तो हूँ, मैं तेरे घर के तरफ ही आ रही हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है और इंतज़ार कर लेते हैं। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, 11 बज गए, नहीं आई अभी तक नालायक। मैंने फिर फ़ोन लगाया, मैंने कहा अरे तुम हो कहाँ भैया, तुम निकली भी हो अपने घर से कि नहीं, तुम मोशन में हो भी या नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने बोला अरे यार मैं रास्ते में ही हूँ, मैं तेरे घर के तरफ ही आ रही हूँ, मैं ईस्ट में ही क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, मैं मोशन में ही हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि झूठी एक नंबर की, इतना टाइम लगता है क्या मेरे घर आने में, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने घर से निकली नहीं हो, बल्कि तुम तो रेस्ट पे बिस्तर पे पड़ी हुई हो बिल्कुल ही, तुम अपने घर से निकली ही नहीं हो। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं मोशन में हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसा मोशन तुम्हारा कि समय आगे बढ़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है, 8 से जो है ना 11 बज गए, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची। तो अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदले तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। तो मेरी फ्रेंड ये बोलती है कि भैया समय के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब मैं मोशन में हूँ, और अगर मैं मोशन में हूँ तो तेरे घर तक पहुँच जाऊँगी, चिंता मत कर। मैंने कहा चल बेटा ठीक है। अब बज गए 12 बजे भी वो घर नहीं आई। तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैंने कहा सुन अब तू मत ही आ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बोलती क्यों। मैंने कहा क्योंकि तू झूठी एक नंबर की, ऐसा कैसा मोशन है तुम्हारा कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर तुम अपने आप को बोल रही हो कि तुम मोशन में हो, इसका मतलब क्या, तुम्हारी पोजीशन समय के साथ बदलनी चाहिए, और अगर पोजीशन बदलनी चाहिए समय के साथ तो अब तक तो तुम्हें मेरे घर तक पहुंच जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही, जरा मुझे बताओ। तो आप मुझे खुद बताओ कि ये जो मेरी फ्रेंड है ये अपनी पोजीशन कैसे बताएगी कि मेरी पोजीशन कहाँ है। इसको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जो कि नेचुरली क्या होगा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। यही नहीं कि बोले कि एक काला कुत्ता है मैं उसके बगल में खड़ी हुई हूँ। काला कुत्ता बेटा कभी भी उठ के निकल सकता है ना। हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जो कि एक फिक्स्ड, या बोल सकते हो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में फिर मेरी फ्रेंड क्या करेगी, अपनी पोजीशन बताएगी। कैसे, वो बोलेगी कि देख यार मेरे घर के पास ना एक वो है, क्या बोलते हैं, एक पिलर लगा हुआ है, ठीक है। मेरे घर के पास एक इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा हुआ है, और 9 बजे जब तूने सबसे पहले मुझे वो फ़ोन करा था तो मेरी पोजीशन इस पोल से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर थी। मेरी फ्रेंड ने क्या बोला कि भैया अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रही हूँ जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी पोल। इसने बोला कि बहन 9 बजे जब तूने मुझे पहली बार फ़ोन किया था तो मेरी पोजीशन बताई क्या थी। मेरी पोजीशन थी इस पिलर से, इस पोल से 5 किलोमीटर दूर, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। फिर जब तूने मुझे 10 बजे फ़ोन किया तो मेरी पोजीशन क्या हो गई, मेरी पोजीशन हो गई इस पिलर से 15 किलोमीटर दूर। फिर 11 बजे जब तूने मुझे फ़ोन किया था तो मेरी पोजीशन थी इस पिलर से 20 किलोमीटर दूर। और अब जब 12 बजे तू मुझे फ़ोन कर रही है तो मेरी पोजीशन है इस पिलर से 25 किलोमीटर दूर। नालायक गेट खोल, मैं बाहर ही खड़ी हूं। तो जब पिलर के रिस्पेक्ट में मेरी फ्रेंड ने अपनी पोजीशन मुझे एक्सप्लेन करी, मुझे अपनी पोजीशन बताई, तब मुझे यकीन हुआ कि अच्छा
इसकी पोजीशन में चेंज आया समय के साथ साथ, और मैंने कंक्लूड किया कि हाँ चलो ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रही थी, ये वाकई में मोशन में थी। इतनी देर से हो क्या रहा था कि मैं उसको फ़ोन लगाती, वो बोलती कि हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ, मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही हूँ, मैं आ रही हूँ, पर वो आ नहीं रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं तू झूठ बोल रही है, समय आगे बढ़ रहा है पर तेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब तू मोशन में ही नहीं है। लेकिन फिर उसने मुझे सबूत दिया, उसने मुझे एविडेंस दिया कि नहीं यार मैं मोशन में ही हूँ। सुबह 9 बजे मेरी पोजीशन क्या थी, पिलर से 5 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। 10 बजे मेरी पोजीशन क्या थी, पिलर से 15 किलोमीटर दूर। 11 बजे क्या थी पोजीशन, पिलर से 20 किलोमीटर दूर। 12 बजे क्या होगी पोजीशन, पिलर से 25 किलोमीटर दूर। यानी कि समय आगे बढ़ता गया, 8 से 9 बजे, 9 से 10 बजे, 10 से 11, 11 से 12 बजे, और मेरी फ्रेंड की पोजीशन चेंज हुई। किसके रिस्पेक्ट में, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बेटा। अब कुछ पल्ले पड़ा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको, कि जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताना होता है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन बताते हो। अगर आप रेफरेंस पॉइंट ही नहीं लोगे तो आप पोजीशन में चेंज हो रहा है आप ये भी नहीं बता पाओगे। अगर मेरी फ्रेंड ये पिलर को रेफरेंस पॉइंट ना लेती तो वो मुझे कैसे सबूत देती कि यार मैं तो मोशन में हूँ लगातार 4 घंटों से, कैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो मुझे कैसे बताती, मैं तो नहीं थी उसके साथ उसको देखने के लिए। दिमाग में कुछ गया? तो अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है क्या, कि जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो समय के साथ तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। आई रिपीट, जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो, बेटा रेफरेंस पॉइंट हैज टू बी अ स्टेशनरी या एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। काला कुत्ता आपका एक रेफरेंस पॉइंट नहीं बन सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि वो एक मूविंग, बेटा वो तो जिंदा है ना डॉगी, वो अभी यहाँ है, वो कल को यहाँ भी आ सकता है, 10 मिनट बाद वो यहाँ भी आ सकता है, तो वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। रेफरेंस पॉइंट हैज टू बी फिक्स्ड, स्टेशनरी। तो जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के साथ तो हम बोलेंगे कि वो कैसा है, मोशन में है। और अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है समय के साथ, कि समय आगे बढ़ रहा है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो रेस्ट पे है। आई बात समझ में? चलो अब ये जाके अपनी डेफिनेशन कंप्लीट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और इसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को बेटा अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन चेंज हो रही हो समय के साथ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलेंगे विद टाइम। यहाँ पे टाइम लिखा है कि नहीं लिखा है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नोन एज रेफरेंस पॉइंट along with time, along with time। समय तो आगे बढ़ेगा बेटा, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ओके ऑब्जेक्ट मोशन में, अदरवाइज रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल when the position of a car changes continuously with respect to stationary objects like house and trees etc, we say that the car is moving or the car is in motion। जैसे कि अपन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, स्टेशन पे ट्रेन आके रुकती है, अपन जाके उसमें बैठ जाते हैं। कैसे पता चलता है कि जो ट्रेन है वो चलने लग गई है? अपन देखते हैं कि प्लेटफॉर्म की जो चीज़ें हैं, है ना, प्लेटफॉर्म की जो चीज़ें हैं वो ऐसे पीछे की तरफ जा रही हैं, कि यहाँ पर एक बुक्स का स्टॉल था वो निकल गया, अंकल जी खड़े थे वो पीछे निकल गए, तो हमें पता चलता है कि अच्छा जो अपनी ट्रेन की जो पोजीशन है, जैसे कि स्टेशन पर वो जो चाय कॉफ़ी का वो नहीं होता है, स्टॉल नहीं लगा होता है प्लेटफॉर्म पर, है ना, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वो जो टी स्टॉल लगा होता है बेटा, वो तो स्टेशनरी होता है, वो ऐसे चलता तो नहीं होता कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे तो नहीं होता ना, वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है हमेशा। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए, हमारी ट्रेन के लिए क्या बन जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, एक स्टेशनरी आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब हमारी ट्रेन की पोजिशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए समय के साथ तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेन चल दी है, ट्रेन मोशन में आ गई है। ठीक, चलो अब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है बेटा, ठीक है,
उसकी पोजीशन चेंज होती है, और जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है बेटा, तो कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर ट्रैवल किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि कार पहले पॉइंट ए पे थी, अब बी पर आ गई है 10 मिनट बाद। पहले ए पे थी, अब बी पर आ गई 10 मिनट बाद। तो माना कि कार मेरी मोशन भी समय के साथ क्या हुआ है, समय के साथ कार की पोजीशन चेंज हुई, मतलब कार मोशन में थी। तो जब कार मोशन में थी, हमने बोला कि भाई उसकी पोजीशन चेंज हुई, और पोजीशन चेंज हुई इसका मतलब क्या बेटा, उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ज़रूर ट्रैवल किया होगा ना, तब तो उसकी पोजीशन बदली। जब भी मोशन होगा, अपने दिमाग में बिठा लो, रिपीट करो मेरे साथ कि जब भी मोशन होगा पोजीशन बदलेगी, और जब भी पोजीशन बदलेगी डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ट्रैवल किया जाएगा। अभी डिस्टेंस होता क्या है तो सुनो, मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड मेरे घर आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो कोई ना कोई रोड के थ्रू आई होगी ना, हवा में उड़ते तो नहीं आई होगी ना। मेरी फ्रेंड जब मेरे घर पहुंची तो एक उसने रास्ता पकड़ा होगा, एक रोड पकड़ी होगी। तो वो जो उसने पाथ फॉलो किया है मेरे घर तक पहुंचने के लिए, जो रोड उसने फॉलो करी है बेटा, उस रोड की कोई ना कोई लंबाई तो होगी ना, उस पाथ की कोई ना कोई लेंथ तो होगी। तो उसी पाथ लेंथ को हम बोल देते हैं डिस्टेंस। इट इज़ दैट ईजी कि जब भी मोशन होगा पोजीशन बदलेगी, और जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा। डिस्टेंस होता क्या है, मोशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने के चक्कर में, या चक्कर नहीं, पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करता है, जो वो रास्ता अपनाता है, उस रास्ते की, उस पाथ की जो लेंथ होती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि कार यहाँ थी पॉइंट ए पे, वो कहाँ आ गई, पॉइंट बी पर आ गई। मोशन हुआ, पोजीशन बदली, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ये जो कार है ना बेटा, ये पाथ को फॉलो करके ए से बी पर आई है। ये पाथ को फॉलो करके कार ए से बी पर आई है। तो ये जो पाथ की जो लेंथ होगी बेटा, ये जो पाथ की लेंथ होगी ना, इसी को अपन बोल देते हैं डिस्टेंस। मान लो कि इस पाथ की जो लेंथ है वो थी 500 मीटर। 500 मीटर इस मान लो कि ये रोड है ना, पाथ मतलब क्या, रोड बोल दो, है ना। तो ये जो रोड है बेटा, ये जो पाथ है, इसकी लंबाई कितनी थी, 500 मीटर है। यानी कि कार पॉइंट ए से बी तक पहुंची 10 मिनट में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। मोशन के दौरान जो रास्ता फॉलो किया गया है उसकी लेंथ को ही डिस्टेंस बोल देते हैं। कि मान लो मेरी फ्रेंड मेरे घर तक पहुंची है एक रास्ता फॉलो करके, रास्ते की लंबाई कितनी थी, रास्ते की लंबाई थी मान लो 100 किलोमीटर, मान लो 100 किलोमीटर। यानी कि मेरी फ्रेंड मेरे घर तक पहुंची अपने घर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके। तो जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, जो पाथ फॉलो किया जा रहा है मोशन में, उस पाथ की लेंथ को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, डायरेक्शन की हमें कोई मतलब नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, अब अगर तुम्हें डिस्टेंस समझ में आ गया, चलो एक बार यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन विच द बॉडी ट्रैवल। डायरेक्शन से मतलब नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन से कतई मतलब नहीं पड़ेगा हमें। जिस भी डायरेक्शन में, मतलब आप ये समझ लो कि जो भी पाथ फॉलो किया गया, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट ए पर था, वो पहुंचा कहाँ, सी पर, सी से कहाँ पहुंचा, बी पर पहुंचा, बी से कहाँ पहुंचा, डी पर पहुंचा, ये डी है, डी से कहाँ पहुंचा, ई पर पहुंचा, और ई क्या थी, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी। जर्नी शुरू हुई ए से, खत्म कहाँ हुई, ई पर थी। तो जो उसने पाथ फॉलो किया है, उस पाथ की लंबाई को हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस। मान लो कि ए से सी तक था 4 किलोमीटर का रास्ता या लंबाई, सी से बी तक था 3 किलोमीटर लंबा रास्ता, बी से डी तक था 7 किलोमीटर लंबा रास्ता, और डी से ई था 5 किलोमीटर लंबा रास्ता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में आप मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या बताओगे, ए टू सी प्लस सी टू बी प्लस बी टू डी प्लस डी टू ई। ए टू सी कितना था, 4 किलोमीटर,
सी से बी कितना था 3 किलोमीटर, बी टू डी कितना था 7 किलोमीटर, और डी टू ई कितना था 5 किलोमीटर। ऐड कर दो सबको, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 19 किलोमीटर। जो भी पाथ फॉलो किया गया आप बस उसकी जो लेंथ है उसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। ये मत सोचना कि मैम ये तो जिगजैग हो गया है ना, कभी ये नॉर्थ कभी राइट। अरे तुम्हें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता डिस्टेंस को ट्रैवल करते दौरान, डायरेक्शन को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन इन विच इट ट्रैवल्स, है ना, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, खत्म बात। देन कम्स द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट जब भी तुम निकालते हो तो तुम्हें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से करी और ख़त्म कहाँ करी, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, है ना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में जो एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसी को अपन बोल देते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने? मान लो कि जर्नी शुरू हुई ए से, ख़त्म कहाँ हुई? बी पर हुई। ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी शुरू करी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन थी बी, लेकिन ए से बी तक पहुंचने के लिए उसने बड़ा अजीब सा पाथ फॉलो किया, ठीक है। पहले वो ए से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ 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 यहाँ, और तब वो पहुंचा कहाँ? अपनी फाइनल पोजीशन बी पर। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए जो उसने पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि इस पूरे लेंथ को जब आप टोटल करोगे, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक था 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक था 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर, है ना। तो जब आप इस पूरे को ऐड करोगे 3 + 2 + 1 + 10 + 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? डिस्टेंस आ जाएगा। पाथ लेंथ आपके पास आ जाएगी, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या पाथ फॉलो किया गया है हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब होता है ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के साथ, कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो बन रहा है, सबसे छोटा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट का बेटा मतलब ही वही होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में सबसे छोटा रास्ता, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जब भी अपन एक छोटा रास्ता पकड़ते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब अपन बात करते हैं बेटा, तो वो हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे कि ये तुम्हारा स्कूल का तुम्हारा क्लासरूम है, ये है ना, सपोज ये तुम्हारी क्लासरूम है, ये दिस इज योर क्लासरूम, और ये है तुम्हारे स्कूल का वॉशरूम, ठीक है। अब बड़े मुश्किल से क्या है? बड़े मुश्किल से तुम्हें अपने क्लास को छोड़ करके वॉशरूम जाने के लिए मिला, है ना, मौका मिला तुमको, तो तुमने क्या करा? मौके का फ़ायदा उठाया। कैसे उठाया तुमने मौके का फ़ायदा? तुम अपने क्लासरूम से निकले और ऐसे घूमते 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 वॉशरूम पहुँचे। नहीं, हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। फिर तुम्हें दोबारा वॉशरूम से क्लासरूम में आना था, तो तुमने क्या करा? वही घूमते घूमते पहुँचे, ऐसे 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 पहुँचे, है ना। अब अगर तुमसे मैं बोलूँ कि बेटा तुमको वॉशरूम जाना था, तुम क्लास में बैठे थे और तुमको वॉशरूम जाना था, क्यों? बहुत ज़ोर से प्रेशर बना था, तो तुम क्या करोगे? इस केस में भी तुम ऐसे घूमते 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 जाओगे क्या? नहीं, इस केस में तुम बिल्कुल भी नहीं घूमोगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, मैडम ने या सर ने अभी जाने का मौका दिया है, तो तुम क्या करोगे? छोटा रास्ता पकड़ करके सीधे क्लासरूम से वॉशरूम में पहुंचोगे। छोटा रास्ता मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में एक स्ट्रेट पाथ। जब प्रेशर ज़्यादा नहीं बना था तब तो तुमने मस्त घुमा घुमाई करी थी, घूम घूम के पहुंचे थे वॉशरूम, घूम घूम के पहुंचे थे वॉशरूम से क्लासरूम। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
तो तुमको लग रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी क्या करूँ, वॉशरूम तक पहुँच जाऊँ, जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर या फाइनल पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट कैसे पहुँच पाता है, जब वो एक छोटा रास्ता पकड़ेगा, सबसे छोटा रास्ता। तो वो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा बेटा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एक स्ट्रेट पाथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना बेटा, सबसे छोटा रास्ता बना, एक स्ट्रेट पाथ, इसी को हम बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच में ऑब्जेक्ट की जो एक सबसे छोटा रास्ता बनता है, जो कि एक स्ट्रेट पाथ होता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लोगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस जो पाथ फॉलो किया गया है उसकी एंटायर लेंथ को बोलते हैं, चाहे वो लेंथ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर। चाहे आप और भी क्यों ना घूम घूम के पहुंचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पाथ आपने फॉलो करा है या जो पाथ एक ऑब्जेक्ट ने फॉलो करा है मोशन में, उसकी पूरी लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा रास्ता, शॉर्टकट, कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि एक स्ट्रेट पाथ होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इनिशियल पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, पाथ फॉलो किया गया है, ये पाथ फॉलो किया गया है। तो इस एंटायर पाथ की जो लेंथ होगी बेटा, उसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो कि एक स्ट्रेट पाथ होगा, इसे अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। ऑब्जेक्ट गया पहले 4 किलोमीटर, पॉइंट ए पर था, वो कहाँ गया, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी से वो कहाँ गया, नॉर्थ में, टुवर्ड्स नॉर्थ, पॉइंट सी पर पहुंचा 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में चला मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, जो पूरा पाथ फॉलो किया गया है उसकी लेंथ 4 + 7 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा। बट अगर तुमसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करोगे, मार्क करोगे कि भैया इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल क्या है सी, तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता जो कि एक स्ट्रेट पाथ होगा, ये इसको बोलोगे तुम डिस्प्लेसमेंट। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम सिखा दी होगी सर ने, राहुल सर ने, बस वही लगाई जाएगी यहाँ पर, और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर बेटा निकल जाएगा। भाई बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो हाइपोटेन्यूज तुम्हें निकालना आ जाएगा। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो कि कैसा है, एक स्ट्रेट पाथ होगा हमेशा, उसी को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फर्क पड़ता ही नहीं डिस्प्लेसमेंट को कि क्या पाथ फॉलो किया गया, उसको तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। Displacement of the body is always represented by the shortest distance between the initial and the final positions of the body. So when a body moves from one point to another, the distance traveled refers to the actual length of the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final positions. मैंने क्या बोला कि जो पाथ फॉलो किया गया है, ठीक है, जो पाथ फॉलो किया गया है उसकी लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, चलो। Thus, when a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial and the final position of the body along with the direction is known as displacement. Displacement बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि मान लो कि अगर तुमसे किसी ने पूछा डिस्टेंस कितने, तो तुम क्या बोलोगे, 40 किलोमीटर। और अगर तुमसे किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितने, तो तुम क्या बोलोगे, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब जो भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होगी वो डायरेक्शन भी तुम स्पेसिफाई करोगे, समझे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा,
डायरेक्शन भी होता है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, उसको अपन बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसमें, और वो क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत होती नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, if a car travels a distance of 50 km, then the expression 50 km is the distance traveled, and if the car is traveling in a straight line in the east direction, so expression क्या बन जाएगा displacement का कि 50 km towards east। तो अगर एक straight line में कार ट्रैवल कर रही है तो 50 किलोमीटर क्या बन जाएगा डिस्टेंस, और 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट को आप बिना क्या बोलते हैं डायरेक्शन के मत बताना। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका जो डायरेक्शन है वो आपको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। जितनी भी बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी उनके साथ में चिपका रहता है, और इसी वजह से आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, आगे बात करेंगे वेलोसिटी की, उसके आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन की, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फोर्स की। तो यदि आप एक वेक्टर यदि आप वेक्टर क्वांटिटी के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है, ये नियम होता है, समझे। कि यदि डिस्प्लेसमेंट के इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो टूवर्ड्स राइट, अगर कोई गाड़ी जा रही तो अगर आप उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट के, तो उसके लेफ्ट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको राइट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नॉर्थ को ले रहे हो पॉजिटिव तो साउथ को नेगेटिव लेना पड़ेगा, साउथ को ले रहे हो पॉजिटिव तो नॉर्थ को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये नियम है बेटा, ठीक है। अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आ जाओ अपन देख लेते हैं, जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ये मत बोला कि सिर्फ डायरेक्शन होगा, नहीं, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा लेकिन उसके साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी चिपका रहेगा, ठीक है। बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम यूनिट्स, अगर डिस्टेंस को आप नाप रहे हो मीटर्स में तो डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर्स में नाप सकते हो, डिस्टेंस को यदि आप किलोमीटर्स में नाप रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी किलोमीटर में नाप सकते हो। तो सेम यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, है ना, किलोमीटर, मीटर एंड ऑल। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। मैंने क्या बोला, क्या तुमको मैंने दिमाग में छापने के लिए कहा था कि अगर मोशन होगा तो पोजीशन चेंज होगी, और अगर पोजीशन चेंज होगी तो कोई ना कोई बेटा डिस्टेंस तो ज़रूर ट्रैवल किया जाएगा ना। मैं क्यों, देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, 1 सेकेंड बाद मैं यहाँ आ गई, मेरी पोजीशन चेंज हुई, समय के साथ पोजीशन चेंज हुई है, मतलब क्या, कोई ना कोई ज़रूर से डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है मेरे द्वारा, भले ही वो क्या कितना बोलेंगे 1 फीट का डिस्टेंस क्यों ना हो, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कितना भी छोटा डिस्टेंस क्यों ना हो बेटा, लेकिन वो कवर ज़रूर किया जाता है यदि पोजीशन चेंज हो रही है। तो मोशन होगा, पोजीशन चेंज होगी, और जब भी पोजीशन चेंज होगी डिस्टेंस ज़रूर कवर किया जाएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, और इसीलिए बोला जा रहा है कि मोशन अगर हुआ है तो कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। और क्योंकि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। दिमाग में बिठा लो कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, और वो कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। कि मोशन हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर से ट्रैवल किया गया होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट है क्या? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट बी पर पहुंचता है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके,
फिर पॉइंट बी से आता है पॉइंट सी, अगेन 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके, फिर सी से आता है डी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके, फिर डी से आता है कहाँ ए, अगेन 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके। तो इस केस में बताओ कि इस पूरे मोशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। क्या करोगे, जो पाथ फॉलो किया गया उसकी पूरी लेंथ को निकाल लो। ए टू बी 5 मीटर, बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी 5 मीटर, डी टू ए 5 मीटर, कितना हो जाएगा बेटा ये 20 मीटर हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस कितना आ गया 20 मीटर। अब निकाल के बताओ डिस्प्लेसमेंट, निकालो निकालो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितना आएगा। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, कहाँ था इनिशियली ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे कि मैम पॉइंट ए पे था, बहुत बढ़िया। घूम के कहाँ पहुंचा है दोबारा ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट दोबारा तो ए पर आ गया ना, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी और वापस कहाँ आ गया, ए पे आ गया। मतलब कि इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो सेम हो गई तो फिर आप कहाँ से निकालोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, निकाल ही नहीं पाओगे। मतलब इस केस में अपना जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो 0 आ जाएगा। दिमाग में बिठा लो कि जब भी ऑब्जेक्ट घूम करके अपनी स्टार्टिंग या इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 ही रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि पाथ जो बन रहा है वो उसका शेप क्या है। जैसे कि मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है और मैं सुबह सुबह क्या कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, पर मान लो कि आज मैम कर रही हैं, मैंने दौड़ना शुरू करा, मैंने जॉगिंग शुरू करी यहाँ से ए पॉइंट से, घूम घूम के क्या हुआ, मैं वापस आ गई कहाँ, जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू करा था। यानी कि मैंने पार्क का एक चक्कर लगा लिया, सर्कुलर ट्रैक का, पाथ का, जॉगिंग करते करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना बना मेरा 0। क्यों, अरे जो मेरा इनिशियल पॉइंट था जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू करा था, मैं घूम करके वहीं पहुँच गई एक चक्कर लगाने के बाद, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ का शेप क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोनल, कुछ भी क्यों ना बन रहा हो, तुम्हें मतलब नहीं है। बस इतना समझ लो कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो चुकी है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। कब, मैंने क्या समझा है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी जाता है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके, बी से वो कहाँ आता है, दोबारा पॉइंट ए पर आता है, और ए पे आकर के वो रुकता नहीं है, वो ए से आगे निकल जाता है कहाँ, पॉइंट सी, और ए टू सी उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, अगेन 5 मीटर। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, वो गया बी पर, वापस लौटा आया कहाँ, ए पर, और ए से वो कहाँ गया, सी पर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना डिस्टेंस कवर करके, 5 मीटर। निकालो इसमें, जब ऑब्जेक्ट ए टू सी गया तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, तो ए टू बी जब वो गया तो उसने कवर किया 5 मीटर। फिर बेटा वो बी से वापस ए पर भी तो है ना, बच्चे पता है क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, 5 + 5 10 मीटर। अरे यार, ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर बेटा वो दोबारा बी से ए भी तो आया है ना, मतलब दोबारा से उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो बी टू ए आया है, फिर वो कहाँ गया, ए टू सी, यानी कि प्लस और कर दो 5 मीटर। कितना हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बेटा, डिस्टेंस आपका आ गया कितना, 15 मीटर। अब निकालो क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल क्या है सी, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही एक स्ट्रेट पाथ, मतलब कि ये, तो ये स्ट्रेट पाथ की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। या तो आप ये लिखो टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक और तरीका होता है क्या, कि यदि आप ईस्ट डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यदि आप ऑब्जेक्ट के राइट डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव मानते हो तो उसके राइट
हाँ, लेफ्ट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ए टू बी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर, है ना। और जब वो वापस बी टू ए आया, भाई जब ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है तो वो कहाँ जा रहा है, राइट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी 5 मीटर। फिर जब वो बी टू ए वापस आया तो अब वो कहाँ आ रहा है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 मीटर। गया तो कितना था, 5 मीटर, वापस आया कितना हो गया, -5 मीटर। तो ए टू बी, बी टू ए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस केस में जब वो ए टू बी, बी टू ए गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर क्या हुआ, वो ए टू सी दोबारा गया, मतलब ए टू सी अब वो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आया, कहाँ, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ए टू सी कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, -5 मीटर। यहाँ पर ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ गया अल्टीमेटली, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। क्योंकि उसके राइट डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया था तो उसके लेफ्ट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ए टू बी गया, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना आया, +5 मीटर। घूम करके जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया बी टू ए तो कितना हो गया, -5 मीटर। फिर वो ए टू सी गया लेफ्ट डायरेक्शन में ही, तो कितना आ गया उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, -5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड 0 ऑल्सो। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, और नेगेटिव तो कतई नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। corresponding to a given displacement between distance traveled may be larger from the displacement. However, when motion from initial position to final position is along, देखो जनरली क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्यों बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो हाई ना, सबसे छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा शॉर्टकट तो हमेशा छोटा ही पड़ता है ना, जैसे कि आपको कहीं जल्दी पहुंचना तो आप क्या करते हो, शॉर्टकट लेते हो, छोटा रास्ता पकड़ते हो। तो शॉर्टकट बेटा हमेशा छोटा ही होगा, है ना, छोटा रास्ता ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जनरली हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। कब, जब मोशन हो रहा हो स्ट्रेट लाइन में, जब एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो बेटा, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट पहले ए पर था, कहाँ आ गया, बी पर आ गया, तो पाथ लेंथ कितनी थी, 50 मीटर। कितना हो गया डिस्टेंस, 50 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बेटा, 50 मीटर का। क्योंकि इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल है बी, इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यही तो है स्ट्रेट लाइन पाथ जो वो फॉलो करके आया है। मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 50 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी ऐसा नहीं होगा बेटा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस से। लेकिन हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर जरूर हो सकते हैं। कब, जब पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। Neither distance nor displacement gives any information about the nature of motion followed by the object. Obvious सी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपको ये नहीं बता सकेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। ऑब्जेक्ट के मोशन की जानकारी या नेचर की, मतलब मोशन के नेचर की जानकारी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नहीं देते हैं, ठीक है। चल, when final position of an object in motion coincides with initial position, displacement क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। but the distance traveled is not 0. the reverse is not true, that is distance traveled cannot be 0. the object must be at rest. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस 0 होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। इट्स डिस्प्लेसमेंट वुड ऑल्सो बी 0. अगर रेस्ट पर ही है तो काहे का डिस्टेंस, काहे का डिस्प्लेसमेंट बेटा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। Between two given positions, that is initial and final position, distance can have any value depending on the actual path followed, but displacement only has one value. That is, displacement is the shortest distance between the initial and the final position of the object. Displacement does not depend on the actual path followed by the body. ठीक है, ये देखो, A पॉइंट से जर्नी शुरू करी, घूम करके वापस कहाँ आ गए, B पॉइंट पर आ गए। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम सेम हो गई, ठीक। चल, अब कुछ सवाल हैं, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं।
A car travels 100 meters east and then 100 meters west. What is the car's displacement? पहले कार गई 100 meters towards east, फिर वो गई 100 meters towards west. तो घूम करके बेटा कार वहीं तो पहुंच गई ना. इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा. A person walks 50 meters north and then 25 meters south. What is the person's displacement? पहले पर्सन कहाँ गया? नॉर्थ में गया 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, फिर वो वापस आया 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करके कहाँ? साउथ में. पहले वो गया नॉर्थ में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके. आप इसको ऐसे देख लो, देखो पहले वो ए पर था, कहाँ पहुंचा? नॉर्थ में ट्रैवल करके पॉइंट बी पर पहुंचा. कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 50 मीटर. फिर वो बी से कहाँ आया? सी पर आया, है ना, वो सी पर आया साउथ में. तो बी टू सी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर. अब आप जरा बताओ कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस. इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल है सी. तो ए सी कितना है बेटा? ए सी कितना है? कैसे निकालोगे? देखो आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है, तो इतने में से इतना माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा. तो 50 माइनस 25 कर दो, कितना आ जाएगा? 50 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा? 50 मीटर. लेकिन साथ में क्या आएगा? डायरेक्शन आएगा. बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करना है. द पर्सन्स डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर towards north. This is because the direction of the displacement is the direction from the person's initial position to their final position. आप बोलोगे कि मैम डायरेक्शन क्या देंगे? नॉर्थ देंगे, साउथ देंगे. तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द पर्सन्स इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, है ना. आप खुद देखो ना, इनिशियल पोजिशन क्या है? ए. फाइनल क्या है? सी. यानी कि इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन कहाँ आ रही है? नॉर्थ डायरेक्शन. बेटा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ. नीचे क्या होता है? साउथ, है ना. तो फाइनल पोजीशन कहाँ आ रही है? इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ डायरेक्शन में. तो वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बन जाएगा. तो 25 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है. अ बॉल थ्रोन डाउन अ हिल एंड कम्स टू अ स्टॉप 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट इज द बॉल्स डिस्प्लेसमेंट? एक पहाड़ी है, स्लोप है, ठीक है, उससे बॉल नीचे उतर करके कहाँ आ रही है बेटा? मतलब अच्छा, बॉल ने स्टार्ट यहाँ से करा था, है ना, ऊपर गई बॉल, फिर उसके बाद में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बॉल दोबारा कहाँ गई? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, है ना. बॉल रोल्स डाउन अ हिल एंड कम्स टू अ स्टॉप 100 मीटर्स. ओके, ठीक है. बॉल सपोज पहले यहाँ थी, वो नीचे लुढ़क करके कहाँ आ गई? पॉइंट बी पर आ गई. ठीक है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है. तो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर्स है. तो आपसे पूछा गया है कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 100. भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो वही तो है डिस्प्लेसमेंट, 100 मीटर्स. सो द बॉल्स डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर्स. दिस इज बिकॉज द बॉल्स फाइनल पोजीशन इज 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन. ठीक है. नेक्स्ट, an object is moving in a circle of radius r. Calculate the distance and the displacement when it completes half the circle. देखो, एक r रेडियस के सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है दो केसेस में. पहला केस क्या है? जब वो आधा सर्कल कवर कर लेता है, मतलब कि सपोज ऑब्जेक्ट ए पर था, ए से कहाँ आ गया? आधा सर्कल कंप्लीट करके बी पर आ गया. तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस का आधा. कितना होता है सरकमफेरेंस? 2 पाई आर. तो उसका आधा कर दोगे, क्योंकि उसने क्या करा है? आधा सर्कल बेटा कवर करा है ना. तो 2 पाई आर का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? पाई आर. तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर. डिस्टेंस हो जाएगा बेटा पाई आर. ठीक है. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियली कहाँ था ऑब्जेक्ट? ए पर, अब कहाँ आ गया? बी पर आ गया.
तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता जो एक स्ट्रेट पाथ बनता है। तो तुमको क्या करना है, ये स्ट्रेट पाथ निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैसे निकालोगे बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस से सर्कल के सेंटर तक का रास्ता क्या कहलाता है, रेडियस। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, रेडियस है, और यहां से लेकर के भी यहां तक क्या है बेटा, रेडियस ही तो है ना। तो रेडियस प्लस रेडियस कर दो, आर प्लस आर कर दो, कितना हो जाएगा 2r। बस यही तो चाहिए था। जब आधा सर्कल कवर किया गया तो ऑब्जेक्ट ने केवल आधा सर्कमफेरेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा सर्कल कंप्लीट करके ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पर आ गया है। तो इनिशियल ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या एक स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ किसके बराबर होगा बेटा, अरे सर्कल के डायामीटर के बराबर होगा ना। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2r कर दो, खत्म बात। सेकंड केस क्या है, जब वो एक कंप्लीट चक्कर मार लेता है तो पहले वो a पर था, घूम के कहाँ आ गया बेटा, a पर ही आ गया। तो डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अरे 0 ना, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, आ गई होगी तो मेरे ख्याल से। चलो, तो बेटा आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब अपन मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में क्या करेंगे, बेहतरीन सवाल करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।